बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए आज का जो टॉपिक है वो है शॉक। और शॉक क्या होता है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली शॉक इज द वाइड स्प्रेड हाइपोपरफ्यूजन ऑफ डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। यानी किसी एक ऑर्गन के अंदर अगर ब्लड की कमी होती है तो वो शॉक में इंक्लूड नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल ऑर्गन्स के अंदर जब या पूरी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाए तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज को कम होनी शुरू हो जाती है। जब कोई भी रीजन हो सकता है उसका कि ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है या रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या न्यूरोनल डैमेज हो गई है जिसके नतीजे में वेजोडाइलेशन हो गई है, जो ये हो रहा है मसला। लेकिन जो भी हो, ऑल टुगेदर मसला क्या है कि जो ब्लड सप्लाई है ऑल टुगेदर जो सेल्स की या जो टिश्यूज की जो ब्लड सप्लाई है उसमें कमी होनी शुरू हो जाती है। और उस कमी के नतीजे में जो है वो फिजियोलॉजिकल इवेंट होता है, जो कि बेसिकली अगर ना ट्रीट किया जाए तो फिर इसका एक ही आउटकम निकलता है और वो जो है वो डेथ है। इसकी 20% मोर्टेलिटी है और जो लोग सरवाइव करते हैं वो भी अच्छा खासा डैमेज अगर हो गया है तो उसकी वजह से काफी मतलब उनका जो 5 ईयर सर्वाइवल है वो भी मतलब जरा सा कॉम्प्रोमाइज ही रहता है। मतलब 5 ईयर्स नहीं कवर कर पाते अगर इनिशियली शॉक की कंडीशन उन्होंने देख ली है तो। अच्छा, जो प्रेसिपिटेट होता है बेसिकली शॉक कैसे होता है तो उसमें कहा ही जाता है कि अगर बॉडी को किसी भी किस्म की कोई मैसिव इंसल्ट हुई है उसके नतीजे में जो है वो शॉक हो सकता है, लाइक प्रोफ्यूज हेमरेज। कोई इस तरह की सिचुएशन हुई है कि हेमरेज हुआ है और एक ही वक्त में अगर मोर देन 40% ऑफ द ब्लड, यानी समझ लें कि 2000 ml 5 लीटर ब्लड होता है बॉडी के अंदर, अगर तो 2 लीटर ब्लड एक साथ निकल गया है बॉडी से या 2-2.5 लीटर के करीब जाया हो गया है तो बॉडी के शॉक में जाने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर इसी तरह से बहुत सिवियर किस्म का एक्सीडेंट हुआ है, कोई मेंटल ट्रॉमा हुआ है, कोई बर्न की केसेस हो गए हैं जिसके अंदर से फॉर एग्जांपल मोर देन 30% बर्न हुआ है बॉडी, वो एक मैसिव ट्रॉमा हो जाता है जिसके अंदर बॉडी से जो है फ्लूइड की जो कमी होनी शुरू हो जाती है और अगेन दैट विल लीड टू हाइपोवोलेमिया एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू बेसिकली द शॉक कंडीशन। इसके अलावा कभी कभी होता है कि अगर अनकंट्रोल्ड वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है तो वो भी पेशेंट को शॉक में ले जाता है और उसकी वजह से डेथ हो सकती है पेशेंट की अगर प्रॉपर टाइम पे ट्रीट उसको ना किया जाए। इंफाक्शन हुआ है, हार्ट अटैक की कंडीशन मायोकार्डियल इंफाक्शन है, उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि अगर तो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए इंफाक्शन हुआ है तो हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम कम हो जाती है। अब जब पंपिंग कैपेसिटी कम होती है तो ऑब्वियसली एक चेन ऑफ रिएक्शन शुरू होता है जिसके अंदर जो है वो अल्टीमेट जो एंड होता है वो क्या होता है कि टिश्यूज को जो है वो परफ्यूजन नहीं हो पा रही होती क्योंकि मायोकार्डियल इंफाक्शन की वजह से हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप कर ही नहीं पा रहा होता है। ठीक है, और सिवियर पेन होता है, पंप हो तो रहा होता है लेकिन वो जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है पर मिनट के हिसाब से वो मुकम्मल नहीं हो पा रही होती। फिर इसके अलावा अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है तो अब इसमें क्या है, एम्बोलिज्म बेसिकली अभी आगे हम ये टॉपिक करेंगे भी। बेसिकली क्या होता है कि छोटे छोटे से क्लॉट्स होते हैं जो कहीं और बने हुए होते हैं, वो आके लंग की जो जो छोटी छोटी सी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर आके उसको ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, अगर मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है यानी 20% से ज्यादा का अगर लंग इन्वॉल्व हो चुका है तो उसमें होगा क्या कि जो गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो हिंडर करना शुरू कर देगा। और शॉक जो है जैसे कि हमने बात की हाइपो परफ्यूजन है तो चलो अगर ब्लड प्रॉपर तरीके से पहुंच भी रहा हो ऑर्गन को लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन की जो जो क्वांटिटी है जो कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो नहीं पहुंच पा रही तो अगेन वो भी हाइपो परफ्यूजन में ही काउंट होगा, यानी इट विल अल्टीमेटली लीड टू हाइपोक्सिया और दैट विल ऑब्वियसली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ शॉक सिम्टम्स। अच्छा, सेप्सिस बेसिकली एक कंडीशन है जिसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो ब्लड के अंदर आ जाता है। किसी इंडिविजुअल ऑर्गन के अंदर इन्फेक्शन का होना एक लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है, लेकिन अगर वही जो इन्फेक्शन है अगर वो पूरी बॉडी में मतलब अगर ब्लड में आ जाए तो फिर उसके पूरी बॉडी में फैलने के चांसेस हैं एंड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जो कि एंडोटॉक्सिन्स रिलीज हो रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनके नतीजे में वो फिर जो है वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ पेशेंट को ले जाते हैं। तो दैट इज अगेन
द मेजर रीजन फॉर द शॉक ऑफ द बॉडी। तो ये वो तमाम कंडीशंस हैं जो कि अल्टीमेटली लीड करती हैं शॉक की तरफ, और शॉक में क्या होता है वो हम आगे पढ़ते हैं। एंड इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होती है। अब इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हमेशा याद रखिएगा कि टिश्यू परफ्यूजन से मुराद दो चीजें हो सकती है, ईदर ब्लड वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड और ऑक्सीजन इज नॉट सप्लाइड प्रॉपर्ली। दोनों चीजें इंक्लूड हो रही हैं यहाँ पे, याद रखने वाली बात है। उसके नतीजे में क्या होता है कि डैमेज इज एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। ऑब्वियसली आपने पढ़े हैं हाइपोक्सिया की जो मॉलिक्यूलर पैटर्न्स हैं वो आते हैं, सेल्यूलर डिस्फंक्शन होता है, रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होता है, मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो फर्दर कॉम्प्रोमाइज करता है। अच्छा, जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ब्लड फ्लो को जो मैकेनिज्म है, जो कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसके नतीजे में क्या होता है कि ब्लड जो है वो जिस तरह से मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है कि पेरिफेरी की तरफ से ब्लड जो है वो फ्लो कम हो जाता है और वो फिर जो वाइटल ऑर्गन है उनको ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन इन दिस कंडीशन जो ये जो सेल्यूलर डिस्फंक्शन होता है, तो जब शॉक प्रोग्रेस करता है तो वो जो कंडीशन है वो उल्टी पड़ जाती है और जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड होता है वो अपने नॉर्मल पैटर्न के मुताबिक नहीं होता कि जी पेरिफेरी से ब्लड को हटा के और जो वाइटल ऑर्गन्स की तरफ ब्लड की का रुख को मोड़ दिया जाता है, वो चीज नहीं हो पाने के नतीजे में फर्दर कॉम्प्रोमाइज करता है सेल्यूलर परफ्यूजन, causing multiple organ failure, and if the process is not interrupted it may ultimately lead to death. यूजुअली जो बहुत सारे जो कॉजेज होते हैं, मतलब किसी भी बीमारी की वजह से पेशेंट अगर बेड रिडन है तो यूजुअली जो एंड रिजल्ट होता है वो यूजुअली किसी न किसी टाइप का शॉक जरूर होता है, जो कि अल्टीमेटली जो है वो पेशेंट को डेथ बेड के ऊपर लेकर जाता है, या एक तरह से समझे जो कोमा में जाने से पहले वाली जो कंडीशन है वो यूजुअली ज्यादातर केसेस में, चाहे जो भी बीमारी हो, ज्यादातर केसेस में शॉक बेसिक रीजन बन जाता है। अच्छा जी, जब हम टाइप्स ऑफ शॉक की बात करते हैं तो वी हैव 4 टाइप्स। वैसे तो मैंने बहुत सारे अभी पढ़े बीच में, लेकिन जो मेजर जो टाइप्स हैं जिनके ऊपर यूजुअली बात की जा रही होती है वो 4 टाइप के शॉक्स हैं, कार्डियोजेनिक, हाइपोवोल्यूमिक, सेप्टिक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक से मुराद क्या है, जैसे कि बात समझ में आ रही है कि हार्ट बेसिकली इन्वॉल्व है इसके अंदर, हार्ट बेसिकली इन्वॉल्व है इसके अंदर कार्डियोजेनिक शॉक में। ठीक है जी, मायोकार्डियम पंप नहीं कर पा रहा है मायोकार्डियल डैमेज या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। नेट रिजल्ट क्या निकला है कि डिक्रीज ब्लड पंपिंग विच विल लीड टू शॉक। हाइपोवोल्यूमिक शॉक में क्या है, हैमरेज हुआ है, किसी भी किस्म का फ्लूइड लॉस हुआ है, डायरिया, वॉमिटिंग या बर्न्स की केसेस में फ्लूइड सर्कुलेशन में कम हो जाएगा, ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, नेट रिजल्ट शॉक। Septic shock, endotoxins released by the number of organisms lead to trigger in the severe systemic inflammatory response syndrome, which leads to decrease in total peripheral resistance। यानी कि जो आपकी जो रेजिस्टेंस है ब्लड वेसल्स की, वो उसके नतीजे में आपका ब्लड जो है वो फ्लो बैक करता है टुवर्ड्स दी हार्ट, तो वो डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेनस रिटर्न आ रहा है हार्ट को वो कम हो जाता है। अब उसके नतीजे में क्या होता है कि आर्टीरियोल्स जो है वो डायलेट करती हैं ताकि जो है मैक्सिमम ब्लड जो है वो मिल सके उनको, तो वो जो है वहीं पे ब्लड पूल इन कर जाता है आर्टीरियोलर वेजोडाइलेशन के नतीजे में, सर्कुलेशन से मजीद ब्लड कम हो जाता है। वेनस लीकेज होती है, जब बहुत देर तक ब्लड जो है वो कैपिलरीज में रहता है तो आपको मालूम है कि कैपिलरीज फैल जाती हैं और परमिएबल हो जाती हैं, तो वेनस लीकेज ऑफ फ्लूइड के नतीजे में टिश्यूज के अंदर फ्लूइड रह जाता है, सर्कुलेशन में और कम हो जाता है, वेनस पूलिंग बढ़ जाती है, सर्कुलेटरी फ्लूइड कम हो जाता है, अल्टीमेट नतीजा क्या निकलता है, शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या एनेस्थीसिया हुआ है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है जिसके नतीजे में आपका वैस्कुलर टोन डिक्रीज हो गया पूरी बॉडी का, सर से लेके पैर तक, सारी ब्लड वेसल्स फैली। आपको मालूम है कि वैस्कुलर टोन मेंटेन होता है तो ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, और जब ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है तो ब्लड का फ्लो नॉर्मल रहता है। अब अगर ये तमाम चीजें नहीं हो पा रही हैं, ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो गई हैं, तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि ब्लड जो है वो पूल करेगा पेरिफेरी में और सर्कुलेशन में हार्ट की तरफ जाने और हार्ट से दोबारा पंप होकर आने के लिए ब्लड नहीं बचेगा। अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा इसका भी, शॉक। ठीक है जी, तो बेसिकली जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो कोई भी रीजन हो, डिक्रीज इन द सर्कुलेटरी ब्लड, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलेटरी ब्लड एंड दैट लीड्स टू शॉक, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वाइड स्प्रेड टिश्यू जो है परफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो रही है। हाइपोवोल्यूम में क्या करता है, डिक्रीज इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, जो कि हमने अभी बात की। सेप्टिक शॉक भी यही करता है,
डिक्रीज वेनस रिटर्न टू द हार्ट, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है, यानी हार्ट से जो पर यूनिट अमाउंट जो ब्लड का निकल रहा होता है वो कम हो जाता है। अगेन कार्डियोजेनिक शॉक भी डायरेक्टली यहीं से काम शुरू करता है। ब्लड का फ्लो डिक्रीज होता है, डिक्रीज सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। एनोक्सिया, हाइपोक्सिया होती है, दो टर्म्स होती हैं। हाइपोक्सिया, एक मिनट है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ। दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है, होप आपको ये शीट दिखाई दे रही होगी, हाइपोक्सिया, एनोक्सिया। हाइपो डिक्रीज्ड, ऑक्सिया ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है जी। हाइपो या ऑक्सीजन इन ब्लड भी होता है, ठीक है। अब आपके क्या हो गया, डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड। एन का मतलब है नो, ऑक्सिया ऑक्सीजन इन ब्लड, तो ये क्या हो जाएगा, नो ऑक्सीजन इन ब्लड। नो, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, याद रखिएगा, नो है, नो ऑक्सीजन इन द ब्लड इज एनॉक्सिया। वापस से अपनी स्लाइड्स के पर जाते हैं। सो बेसिकली एनॉक्सिया होता है और इसके नतीजे में आपको क्या मिलता है, शॉक मिलता है। अच्छा, हो क्या क्यों क्यों रहा है हाइपोवोलुमिक शॉक जो है, वो हेमरेज, ट्रॉमा, सर्जरी, बर्न्स, डिहाइड्रेशन। अच्छा, सर्जरी से आमतौर पे हमारे दिमाग में होता है कि सर्जरी यूजुअली एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो रही होती है, तो उसमें हाइपोवोल्यूमिया क्रिएट नहीं होता। करेक्ट, अग्रीड, ऐसा ही होता है। हाइपोवोल्यूमिया क्रिएट नहीं करने दिया जाता, क्योंकि साथ के साथ जो है, जो आपके साथ जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं, वो यूजुअली पेशेंट का जो ब्लड वॉल्यूम है, उनका जो इनपुट है और आउटपुट है, उसको पूरा का पूरा मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड का भी सप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सर्जरी बहुत प्रोलॉन्ग हो जाए या कोई गलती से वेसल कट जाए जो कि नहीं कटनी चाहिए थी, और उसकी वजह से पेशेंट की ब्लीडिंग ना रुक रही हो, तो फिर वो जो पेशेंट को जो प्रॉब्लम आता है, दैट इज हाइपोवोल्यूमिक शॉक। यूजुअली भी अगर सर्जरी हो रही है, चाहे आप जितनी भी कोशिश करें, अच्छा खासा 1 से 1.5 लीटर का ब्लड तो वेस्ट हो ही जाता है। अगर तो बड़ी सर्जरीज हैं, एब्डोमिनल सर्जरीज हैं, कैंसर सर्जरीज हैं, उनमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। यूजुअली मैंने यही देखा है कि कम से कम 2 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो होता ही है, यानी 2 लीटर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन यूजुअली सर्जरी में हो ही रहा होता है। लेकिन अगर वो फिर अगेन ब्लीडिंग का डिसऑर्डर है, कोई और प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से मुस्तकिल ब्लीडिंग हुई जा रही है, तो दैट में अल्टीमेटली लीड टू हाइपोवोलीमिया। बर्न्स में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो सबसे बड़ा मसला होता है बर्न्स के अंदर, वो ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल स्किन का एक मैसिव एरिया जल गया है, तो आपकी जो स्किन है वो बॉडी के पानी को अपने अंदर जज्ब रख रही होती है। थोड़ा बहुत को जो है वो बहुत शदीद गर्मी होती है, तो थोड़ा बहुत पानी जो है बॉडी का वो निकल जाता है, बाकी का जो पानी है वो बॉडी के अंदर इनक्लोज रखती है, और जो बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो कि होम्योस्टेसिस है, उसे मेंटेन करती है। अगर मैसिव बर्न की नतीजे में 60 to 70% स्किन जो है वो जल गई है, तो उसके नतीजे में, जैसे कि मैंने आपको, मुझे याद पड़ता है, मैंने हम पहले भी डिस्कस किया था कि फिर जो है हमें पेशेंट को जो है प्लास्टिक पहना के रखना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि अगर वो प्लास्टिक नहीं पहनाएंगे तो उसका पानी जो है वो निकलता रहेगा और पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, क्योंकि उसको उसकी बॉडी को हाइड्रेट रखने वाली स्किन तो उतर चुकी है, जल चुकी है। सो बर्न्स के पेशेंट्स में हाइपोवोलीमिया होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। किसी भी वजह से डिहाइड्रेशन हो गई है, आपको पानी कम पी रहे हैं, शदीद गर्मी है, जैसे कि अगर याद हो आपको 2-3 साल पहले एक हीट वेव आई थी, जिसमें माह रमजान में, अगर आपको याद हो, तो 5-7 हजार लोग खत्म हुए थे 3 दिन के अंदर। सो वो जो सिचुएशन थी, उसके अंदर भी डिहाइड्रेशन होती है। दैट विल, मतलब जो डेथ हो रही थी वो डिहाइड्रेशन और हाइपोवोल्यूमिक शॉक की वजह से हो रही थी, गर्मी। ठीक है, इसके अलावा उल्टियां, अगर बहुत अनकंट्रोल उल्टियां हैं, जैसे बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनमें हाइपोवोल्यूमिया जनरेट हो जाता है। क्यों? इसलिए कि वो जो है, उनको इतनी शदीद उल्टियां आ रही होती हैं कि वो बॉडी कंट्रोल ही नहीं कर पाती है। बहुत दफा डायरिया, जो अनकंट्रोल डायरिया है कॉलरा खसूसियत से, उसके अंदर भी यही होता है। एक जमाने में कॉलरा जो है उसकी एपिडेमिक होती थी, और उस एपिडेमिक के नतीजे में क्या होता था,
तो कॉलरा जो है वो भी बेसिकली डिहाइड्रेशन कॉज करता है। सेप्टिक शॉक के अंदर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं। बॉडी के अंदर किसी एक ऑर्गन में मल्टीप्लाई होना एक अलग चीज है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से समझ लें कि ब्लड के अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए तो सेप्टिसीमिया हो जाता है, यानी इन द ब्लड सेप्टिक या सेप्सिस या पस प्रेजेंट इन द ब्लड इज सेप्टिसीमिया। तो वो अगर हो रहा है तो बेसिकली उसकी वजह से भी पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाता है, और यूजुअली फिर वो चीज जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ एम्पटीइंग फिलिंग आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये तमाम चीजें हो सकती हैं जो कि शॉक करती हैं। स्टेजेस ऑफ शॉक के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं शॉक की। पहली जो है वो नॉन प्रोग्रेसिव शॉक कहलाती है, जिसको हम इनिशियल या कॉम्पनसेटेड या रिवर्सिबल शॉक की कंडीशन भी कहते हैं। यानी इसके अंदर क्या है कि अगर ये जो कंडीशंस हैं, जो शॉक की कंडीशन है, ये जो हाइपोक्सिया, जनरलाइज हाइपोक्सिया है या हाइपोवोल्यूमिया क्रिएट हुआ है, वो अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो ये जो कंडीशंस हैं ये रिवर्स हो जाएंगी। अब अगर तो ऐसा है तो ये तो अच्छी बात है कि कंडीशंस रिवर्स हो जाएंगी और पेशेंट जो है वो शॉक से बाहर आ जाएगा। ठीक है जी। अगर तो ऐसा नहीं हो पा रहा होता है तो जो शॉक है वो प्रोग्रेसिव शॉक के अंदर जाता है, और ये डिकॉम्पनसेटेड शॉक होता है, यानी अगर आप इस टाइम पे अगर रिवर्सल कर भी देते हैं तो जो कॉम्पनसेशन है वो नहीं हो पा रही होती है, जो कुछ अच्छा खासा डैमेज कॉज कर देता है ये। अच्छा, फाइनल जो है इरिवर्सिबल भी डिकॉम्पनसेटेड होता है। यहाँ पे प्रोग्रेसिव में कुछ डैमेज के बाद के साथ जो है वो रिवर्सल हो जाएगा, लेकिन इरिवर्सिबल में तो सेल इंजरी होती है और कंप्लीट जो है वो पेशेंट की जो कंडीशन है वो खत्म हो जाती है। यूजुअली इसके बाद डेथ के जो चांसेस हैं, यानी पेशेंट ऑल टुगेदर समझें कि इरिवर्सिबल डिकॉम्पनसेटेड शॉक में अगर पेशेंट चला गया तो बेसिकली उसने डेथ की तरफ कदम बढ़ा दिए। नॉन प्रोग्रेसिव शॉक में क्या होता है कि जब ये अभी अगर इसको आगे भी देखते हैं, इनिशियल शॉक में इफेक्ट्स क्या है, बैरोरिसेप्टर कैटेकोलामीन की रिलीज होती है, रेनिन एंजियोटेंसिन का जो मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होता है, एडीएच रिलीज होती है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है। नेट रिजल्ट क्या निकलता है अगर इन तमाम चीजों का देखा जाए तो आपकी पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, स्किन कोल्ड हो जाती है, टैकीकार्डिया बढ़ जाता है ताकि हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप कर सके, और फ्लूइड कंजर्वेशन शुरू हो जाती है थ्रू द किडनी। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म में अगर आप देखते हैं तो एल्डोस्टेरोन जो है वो सॉल्ट की रिटेंशन कराता है, एडीएच वाटर की रिटेंशन कराता है, दोनों मिलके क्या करते हैं कि ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा देते हैं। अगर तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है उस वक्त तक अगर आपको फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो जाती है प्रॉपर तरीके से, जो भी डेफिशिएंसी है और जो कॉज है वो ट्रीट हो जाता है, तो पेशेंट जो है वो इस इनिशियल शॉक से बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, ये तमाम वही चीजें हैं। उसके बाद जो कंडीशन है वो है प्रोग्रेसिव शॉक। इसमें एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में आपका लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है, यानी लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन जो है वो बढ़ जाती है, पीएच लोअर हो जाता है। अब इसकी जो इफेक्ट्स है वो क्या है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट कंफ्यूजन का शिकार होने लगता है और उसका यूरिन आउटपुट जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ कि यूजुअली जो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओलिगोयूरिया कहते हैं। ओलिगोयूरिया, यूरिया मींस यूरिन, ओलिग मींस डिक्रीज यूरिन। ठीक है जी। तो ये जो है वो नॉर्मल जो है आपका जो यूरिन आउटपुट है वो कितना होना चाहिए 24 आवर्स के लिए, कम से कम 1.5 लीटर का यूरिन आउटपुट होना चाहिए। ओलिगोयूरिया मींस आपका जो यूरिन आउटपुट है लेस देन 700 ml हो चुका है। ठीक है जी। तो इसको फिर यहाँ से नीचे अगर जो प्रोग्रेसिव फॉल इन द ब्लड वो यूरिन फ्लो अमाउंट आ रहा है तो उसको आप लेस देन 700 को, तो फिर आप इसको ओलिगोयूरिया में काउंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अच्छा, इसके बाद फिर जो है यूरिन आउटपुट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इरिवर्सिबल शॉक अगर आ गया है तो परसिस्टेंट वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, इन्हीं तमाम ऊपर की एक्टिविटीज की वजह से वेजोडायलेशन एंड इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि फ्लूइड जो रिमेनिंग जो फ्लूइड होता है वो भी ब्लड वेसल से निकल के टिश्यूज में जाना शुरू कर देता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया होने लगता है, क्योंकि अगेन हार्ट को भी उसकी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, ब्रेन के अंदर इस्कीमिया हो जाता है।
फिर इंटेस्टिनल फैक्टर्स, बैक्टीरियल फैक्टर्स या हाइपर कोगुलेबिलिटी है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो फर्दर कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं इन द बैड सिचुएशन ऑफ द शॉक। और उसके नतीजे में क्या होता है कि अब आपका जो ऑर्गन फेलियर की तरफ पेशेंट जो है वो जाना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में अगर तो ब्रेन है तो ब्रेन की डेथ हो जाती है, अगर रिवर्सिबल शॉक में चला गया पेशेंट की प्यूपल्स डायलेट हो जाएंगी, पेशेंट कोमा में चला जाएगा इनिशियली। अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अगर है तो उसके अंदर लंग्स जो है वो शॉक की कंडीशन में आ जाते हैं। मायोकार्डियल नेक्रोसिस हो रही है हार्ट के अंदर, ठीक है जी। अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस शुरू हो जाती है इन द किडनी, लिवर के अंदर भी नेक्रोसिस शुरू हो जाती है, स्प्लीन में हाइपरप्लेजिया शुरू हो जाता है, स्टमक में अल्सर्स बनने शुरू हो जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर नेक्रोसिस हो जाती है, और स्प्लैंक्निक ब्लड वेसल्स जो है उनके अंदर वेजोडाइलेशन हो जाती है। ये तमाम वो चीजें हैं जो कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की हैं, और ये वो कंडीशंस हैं जो कि यूजुअली रिवर्सिबल होती हैं। नेट रिजल्ट क्या है कि ये जो कुछ हो रहा है उसके नतीजे में रिवर्सिबल सेल इंजरी और कंप्लीट रीनल शटडाउन। अभी रिसेंटली मेरे घर में आप लोगों को याद होगा कि एक डेथ हुई थी, और उसके अंदर जब ये वाली सिचुएशन आई थी तो पेशेंट को तकरीबन आप समझ लें कि 12 घंटे में टोटल 30 ml जो है वो यूरिन पास हुआ था, एंड दैट वाज द कंडीशन जस्ट बिफोर हर डेथ। और उसकी वजह से जो है वो मतलब हम उस जो सिचुएशन है उसको हम रिवर्सिबल और रीनल शटडाउन की कैफियत कह सकते हैं, यानी दैट इज बेसिकली द कंडीशन विच इज नोन एज एनीरिया। ठीक है, अभी जो ओलिगुरिया पढ़ा था उसके बाद ये जो कंडीशन होती है जिसके अंदर लेस देन 50 ml ब्लड जो है 50 ml यूरिन आउटपुट हो जाता है, उसको हम एनयूरिया कहते हैं। एन यानी नो, यूरिया मतलब यूरिन। सो एनयूरिया इज नो यूरिन, यानी लेस देन 50 ml ऑफ यूरिन अगर 24 आवर्स में पास हो रहा है तो वो नो यूरिन के बराबर है। ठीक है जी, तो ये जो कंडीशन है ये आमतौर पे जो इरिवर्सिबल जो क्या कहना चाहिए इरिवर्सिबल जो शॉक है उसकी कंडीशन को ये यूजुअली शो कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद फिर प्रोग्रेसिव डीकॉम्पनसेशन हो कैसे रही है, शॉक कंटिन्यू रहता है अगर तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर फॉल करता है, जो प्रेशर है ऑफ ऑक्सीजन इन द सर्कुलेशन वो कम होने लगता है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज करता है, हाइपोक्सिया होता है, पल्स प्रेशर गिरता है, जो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड बढ़ना शुरू हो जाता है, एसिडोसिस होता है, टिश्यू इस्कीमिया, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के नतीजे में लैक्टिक एसिड, और वो फिर एसिडोसिस की तरफ लेके जाता है, रेस्पिरेशन खराब हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के चक्कर में, कार्डियक और सेरिब्रल परफ्यूजन डिक्रीज होती है जो कि जैसे हमने बात की कि सेरिब्रल डैमेज कॉज करता है। मॉर्फोलॉजी में जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में ब्रेन में इस्कीमिक इनकेफलोपैथी हो जाती है, यानी ब्रेन टिश्यू जो है बेसिकली अगर उसमें किसी भी किस्म की पैथोलॉजी जनरेट हो जाए, यानी जो न्यूरॉन्स हैं उनकी बात करें तो उसको इनकेफेलोपैथी कहते हैं। अब इस्कीमिक है क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, तो इस वजह से ये कंडीशन क्या कहलाएगी, इस्कीमिक इनकेफेलोपैथी कहलाती है। हार्ट में कोगुलेटिव नेक्रोसिस, यानी कि नेक्रोसिस तो हो ही रही है क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, और आपको मालूम है कि हार्ट के अंदर कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, जबकि यही जो सेम हाइपोक्सिया के नतीजे में ब्रेन के अंदर जो है वो आपकी लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो जाती है। ट्यूबुलर नेक्रोसिस विद ओलिगुरिया which is ultimately leading to anuria, किडनी के अंदर, lungs it is resistant but in septic shock lungs are also involved। तो ये मोर्फोलॉजिकल पैटर्न है जो कि अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शॉक की जो कंडीशन है उसमें जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो स्वेटिंग है, कॉन्शियस लेवल का रिड्यूस होना, कंफ्यूजन होना, नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाना पेशेंट का, आप की जो मतलब आप उनको बोल रहे होंगे लेकिन जब वो आपकी तरफ अगर आपकी बात सुनते हुए रिस्पॉन्ड कर भी रहे हैं तो उनकी आंखों से ऐसा लगता नहीं है कि वो आपको देख रहे हैं, पहचान रहे हैं या आपकी बात को सुन के समझ भी रहे हैं। टैकिपनिया, टैकिपनिया का मतलब है रैपिड शैलो ब्रीदिंग का होना। ठीक है जी, टैकी मतलब स्पीडी, और निया मींस रेस्पिरेशन। तो टैकिपनिया यानी स्पीडी रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है, टैकीकार्डिया होता है, लो वॉल्यूम की पल्स होती है, थ्रेडी पल्स यानी आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ के नीचे एक धागा है बेसिकली और उसमें हल्की हल्की सी सिर्फ जुम्बिश हो रही है, प्रॉपर जो पल्स एक आती है ना फील होती है वो नहीं हो रही होती। साइनोस पेरिफ्रीज हो जाती हैं और ठंडी पड़ जाती हैं।
यूरिन आउटपुट जैसे मैंने आपको बताया डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, फिर कोमा में जा सकता है, जब कंफ्यूजन बहुत बढ़ता है तो कोमा में जाके और फिर सेरेब्रल ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे मैंने कहा, लंग्स के अंदर अगर इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हार्ट के अंदर मायोकार्डियल डिप्रेशन, लिवर में लिवर फेलियर, हाइपरबिलिरुबिनीमिया, जीआईटी के अंदर जो है वो आइलियस हो सकता है, ग्लूकोजल डैमेज हो सकती है, और जैसे आपको बताया अल्सर्स कॉज हो सकते हैं। अच्छा जी, स्किन के अंदर हेमरेज बन जाते हैं, छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं, साइनोस पैचेस बन जाते हैं, और उसके अलावा जो है गैंग्रीन वगैरह होने के भी चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेरिफेरी के अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई वो डिक्रीज हो रही होती है पेशेंट की। ये वही क्लिनिकल फीचर्स जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। हाइपोटेंशन है, टैकीकार्डिया, कोल्ड क्लेमी स्किन, रैपिड शैलो रेस्पिरेशन, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी, वीक रैपिड पल्स, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंसेस होते हैं। ऑलमोस्ट जो है आपके जो बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम जो लेवल्स हैं वो तकरीबन उल्टे पुल्टे हो चुके होते हैं, और कुछ भी कंट्रोल में जैसे नहीं आ रहा होता। अगर आप पोटेशियम लेवल्स मेंटेन करने की कोशिश कर भी रहे होते हैं तो पेशेंट के पोटेशियम लेवल्स मेंटेन नहीं हो पाते। रीनल इनसफिशिएंसी मैंने आपको जैसे बताया हो जाती है, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में चला जाता है पेशेंट। प्रोग्नोसिस क्या है, यानी कि अगर जो डिजीज हुई है उसको अगर आप ट्रीट कर रहे हैं तो उसके अच्छे होने के चांसेस कितने हैं। शॉक जो है, अगर उसका ओरिजिन और ड्यूरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का शॉक है उसकी बेस पर भी प्रोग्नोसिस डिपेंड कर रही होती है, और जो कितने देर का शॉक हुआ लगा है उसके ऊपर भी जो है वो प्रोग्नोसिस डिपेंड कर रही होती है। यंग और हेल्दी इंडिविजुअल्स में 80-90% जो सर्वाइवल चांसेस हैं, लेकिन कार्डियोजेनिक और सेप्टिक शॉक अगर है यूजुअली, और थोड़ा सा एज का फैक्टर अगर इंक्लूड कर दिया जाए, जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है मोर्टेलिटी बढ़ती चली जाती है। 75% वैसे भी मोर्टेलिटी है डिस्पाइट एज को अगर कांस्टेंट रखा जाए तब भी। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी शॉक। होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज जो प्रॉब्लम करे वो जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।